हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अख्तर लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हिंदी में नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं सब पॉइंट को इसमें कवर किया गया है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैप्टर नंबर 1 से जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर का नाम है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको समझने से पहले हमें परिवर्तन को समझना होगा कि परिवर्तन होता क्या है। तो परिवर्तन मतलब बदलाव। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अब किसमें बदलाव? किसी भी चीज़ में बदलाव। तो ये परिवर्तन जो है किसी भी चीज़ में दो तरह का होता है। एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए कुछ फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसका पदार्थ नहीं बदलता है, पदार्थ वही रहता है, आकृति बदल जाती है। आकृति, आकार बदल जाते हैं लेकिन पदार्थ वही रहता है। जैसे यहाँ पर एक कोई टिन कहिए या एल्युमिनियम का कोई ये डब्बा है जिसे आपने मोड़ दिया तो इसमें कुछ परिवर्तन हो गया। पहले दूसरी आकृति थी, अब ऐसी आकृति हो गई है, लेकिन पदार्थ वही है। एल्युमिनियम रहा होगा तो एल्युमिनियम ही है, अगर टिन रहा होगा तो टिन ही है। ठीक, यहाँ पर कोई शीट है, कागज़ कहिए या कपड़ा कहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कटकर निकल रहा है। कोई मशीन है उसमें से कटकर ये निकल रही है। तो यहाँ पर कटने से पहले जो पदार्थ है वही पदार्थ कटने के बाद भी, बस उसकी आकृति बदल गई है। उसी तरीके से और एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन में आकृति, आकार बदल जाते हैं लेकिन उसके पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें पदार्थ बदल जाता है। जैसे कोई एक पदार्थ लिया, उसको गर्म किया या इस पर कुछ क्रिया किए और नया पदार्थ मिल गया। मान लेते हैं यहाँ पर कि दूध है, ये हमारा दूध है। अब क्या हुआ कि दही बन गया, दही बन गया। तो यहाँ पर दूध एक अलग पदार्थ है और दही एक अलग पदार्थ है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरीके से और एग्जांपल्स ले सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए। जैसे हम कोई भी भोजन लेते हैं तो भोजन लेते हैं अपने अंदर, उसके बाद क्या होता है वो अमाशय में जाता है। तो अमाशय में दूसरे पदार्थ भी होते हैं जो भोजन के साथ मिलकर नए नए तरह के पदार्थ बनाते हैं भोजन से क्रिया करके। तो यहाँ पर जो अमाशय में क्रिया होती है, परिवर्तन होता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन ही होगा। उसी तरीके से पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से इसमें ग्लूकोज बनता है जो कि पौधों का खाना होता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और जल मौजूद रहता है। तो चूँकि पत्तियों में जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, तो क्या होता है? ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है,
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिले तो हमारा क्या बन गया, ग्लूकोज बना, यानी कि नया पदार्थ बना। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कि रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। तो ये थे परिवर्तन। अब अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा दी हुई है। अगर परिवर्तन को समझ लिए होंगे तो वही चीज़ है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है या क्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें एक या अधिक पदार्थों के बीच बदलाव होता है। एक या अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं। तो यह प्रोसेस या प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब उदाहरण की बात की जाए, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हमने ले लिया और वायु की उपस्थिति में, चूंकि वायु में ऑक्सीजन होती है, तो वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को हमने लिया और उसको उष्मा दिया, यानी कि उसको जलाया। तो क्या होगा, मैग्नीशियम सफ़ेद लौ के साथ जलने लगेगा। ठीक, सफ़ेद लौ के साथ जलने लगेगा। जब जलता है तो ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होता है। तो जलने के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, पाउडर प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको चिन्हों के द्वारा समझें तो यहाँ पर मैग्नीशियम ये है हमारा और ये ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। मिलाने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाएंगे, उष्मा देंगे, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया कि मैग्नीशियम को जब हम वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं या जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। हाँ, अब अगले उदाहरण पर आते हैं रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए। ये सारे उदाहरण जो है किताब में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में कोई भी एग्जाम्पल छोड़ा नहीं गया है, जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दो पदार्थ हैं। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki और लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, फार्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, KNO3 बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा, यानी कि PbI2 बनेगा, जो कि पीले कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को दिखाया गया है कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को आपस में हमने मिलाया तो पीले कलर का लेड आयोडाइड बना। ठीक, ये लेड आयोडाइड है और जो बाकी पदार्थ बनेगा वो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, जो कि सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। ये सारे उदाहरण किताब में आए हुए हैं। अब जो है अगला उदाहरण है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को Zn से दिखाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। तो यहाँ पर इसको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि जिंक की कुछ कीलें यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डाला गया है जिंक की कीलों को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। और क्या देख रहे हैं हम कि फ्लास्क गर्म हो जाता है। जब इसको हाथ से छुएंगे तो हमें गर्म महसूस होगा फ्लास्क। तो यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि गर्मी भी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसको पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया क्या होती है? बस सिंपल सी चीज़ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया। अब अगले उदाहरण पर आते हैं। ठीक है, इतने उदाहरण हो गए, काफ़ी हैं रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए, जो कि किताब में दिए हुए हैं। अब पहचान समझते हैं कि जब पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, तो जिन पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, नए पदार्थ बनने से पहले जिन प्रारंभिक पदार्थों को, शुरुआती पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो रिएक्शन होता है, तो उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट यानी कि अभिक्रिया करने वाले। तो जब अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं तो क्या सभी रिएक्शन हो जाएंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए कुछ पहचान है हमारे पास, जो किताब में दी हुई हैं, जिनको याद करना पड़ेगा कि अभिकारक को मिलाए तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, इसकी पहचान कैसे करें। तो 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, और भी पॉइंट होते हैं, लेकिन ये 4 मुख्य पॉइंट हैं जो किताब में दिए हुए हैं। तो अवस्था में परिवर्तन अगर हो जा रहा है तो समझेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि नया पदार्थ बना है। अवस्था क्या होता है? अवस्था लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये क्या है? अवस्थाएं। तो इन तीनों में आपस में अगर बदलाव हो रहा है तो समझेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी तरीके से अगर रंग में परिवर्तन हुआ तब भी समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस निकल रही है तब भी समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और ताप में परिवर्तन हुआ है तब भी समझेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुछ पहचान है जिनको याद रखना पड़ेगा। आते हैं लिखने के लिए। अब जो है, अपने आसपास देखे जाने वाले रासायनिक परिवर्तन जो अपने आसपास होते हैं उनको देख सकते हैं। जैसे दूध का खराब होना, दूध से दही बनना, या दूध का जो है दूध खराब हो जाना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का सड़ जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हमारे शरीर के द्वारा भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हमारे आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं, जिनको याद रख लें तो बेहतर होगा। यहाँ तक की बात हो गई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन की। अब रासायनिक समीकरण को समझते हैं। तो परिभाषा को पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता है क्या है। तो बस सिंपल सी चीज़ है कि रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों के द्वारा जिस संक्षिप्त रूप से दिखाया जाता है, जिस छोटे रूप से दिखाया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का चिन्ह हो गया। ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों को आपस में मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बस इनको चिन्हों को लिख दिया इस तरीके से, ताकि पता चले कि किन किन के बीच रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है। तो इसी संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब परिभाषा समझ लेते हैं, लिखने के लिए आती है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप से के द्वारा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द समीकरण भी होता है। वही रासायनिक समीकरण को दिखाने, रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए एक शब्द समीकरण, यानी कि शब्दों के द्वारा दिखाना, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया, इस तरीके से हमने लिख दिया तो पता चल रहा है कि हाँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम मिला रहे हैं और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये शब्दों के द्वारा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये भी संक्षिप्त रूप है, लेकिन हम परीक्षा में आ जाए समीकरण लिखने के लिए तो ये दिखाएंगे। ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसके द्वारा दिखाते हैं। जब भी परीक्षा में आएगा तो शब्द समीकरण लिखने के लिए नहीं आएगा, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहेगा तो हमें इसी तरीके से चिन्हों के द्वारा लिखना होगा। अब यहाँ पर ये रासायनिक सूत्र हैं। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र, ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्रों के द्वारा बना ये समीकरण है, इसी को हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो रासायनिक समीकरण हमने समझ लिया कि चिन्हों के द्वारा जिस संक्षिप्त रूप से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रासायनिक समीकरण ही हैं। बस उनके रासायनिक सूत्र हमने लिख लिया और क्या बन रहा है वो लिख दिया उसका सूत्र, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब जो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं इसको लैंग्वेज को पढ़ने से पहले कि सभी तत्वों के परमाणु दोनों तरफ समान होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इधर मैग्नीशियम 2 है तो इधर भी मैग्नीशियम 2 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। यानी कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के एक तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के दूसरे तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर 2 अणु बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया। जब इधर 2 लिखा रहता है तो इसके सामने जितने भी इस सूत्र में होती हैं सबका 2 गुना हो जाता है, जैसे मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2। तो इसका मतलब कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में मिलाया, ये जिंक का सूत्र है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, तो इन दोनों को आपस में हमने मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। तो क्या दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या हर एक परमाणु की संख्या बराबर है? जी हाँ, बराबर है। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। जब इस तरीके से सामने लिखा होता है, इस तरीके से या इस तरीके से, तो जिसके सामने रहता है उसका ही 2 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो इधर भी जिंक का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो इसका मतलब कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पर चेक कैसे करें, ये तो हमने तरीका बता दिया अभी इसके पहले वाले स्लाइड में। तो ये दूसरा तरीका है बताने का, एग्ज़ाम में कैसे लिखें कि हमें देखने में अच्छा लगे। तो हम एक साड़ी बना सकते हैं इस तरीके से परमाणुओं की, जितने भी परमाणु आएंगे, ठीक है, इधर के और इधर के, उन उनके लिए साड़ी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पर तत्व जितने भी हैं, एलिमेंट जितने भी हैं, तो इसमें जिंक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यही 4 परमाणु इस पूरे समीकरण में आए हैं। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारक यानी कि क्रिया से पहले जो पदार्थ होता है वो अभिकारक होता है। तो यहाँ पर अभिकारकों में परमाणु की संख्या देखेंगे कि जिंक के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, सल्फर के परमाणु। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये दोनों अभिकारक हैं हमारे। तो जिंक कितना है? 1 है, ठीक, और हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और सल्फर कितना है? 1 है। ठीक है, इधर देखते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये हमारे उत्पाद हैं, यानी कि नए पदार्थ बने हुए हैं। तो यहाँ पर उत्पाद में परमाणु की संख्या जिंक 1 है, ठीक, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, और सल्फर यहाँ पर 1 है। तो अब मिलाते हैं, क्या दोनों तरफ बराबर है? हाँ, यहाँ पर 1 1 2 2 4 4 1 1, तो हम कहेंगे कि हाँ संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरीके से हम परीक्षा में लिख सकते हैं साड़ी बनाकर, तो हमें अच्छा नंबर मिलेगा। अब संतुलित कैसे करें? अगर संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है तो उसको संतुलित कैसे किया जाए? तो यहाँ पर आयरन दिया हुआ है और जल दिया हुआ है। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं, यानी कि लोहे का जब पानी से रिएक्शन होता है तो हमारा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की संख्या, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक
यानी कि जिन पदार्थों को क्रिया कराने के लिए लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाले परमाणु हैं, आयरन कितना है, 1 है, ठीक है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक। ऑक्सीजन 1 है। उसी तरीके से प्रोडक्ट यानी कि नए पदार्थ जो बन रहे हैं हमारा, तो आयरन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो क्या संतुलित हैं? आयरन 1, इधर आयरन 3, नहीं संतुलित नहीं है आयरन के लिए। 2 इधर, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, यानी कि ऑक्सीजन के लिए और आयरन के लिए है संतुलित नहीं है। तो अब छोटा सा तरीका संतुलित करने के लिए आता है। तो हम किताब में तो लंबा दिया हुआ है, लंबा प्रोसेस कई स्टेप में हम एक लाइन में कर सकते हैं इस तरीके से संख्या लिखने के बाद। तो यहाँ पर उसी तरीके से लिख लेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है, लिख लिया हमने। अब जो है सबसे अधिक परमाणु वाला सूत्र इसमें देखेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर आयरन का 3 परमाणु है, ठीक, आयरन का 3 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो सबसे पहले संतुलित हम करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से संतुलित इस तरीके का मिलेगा हमें, यह संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु 4 बार यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 8, ठीक, और ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन संतुलित नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब जो है, यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अगर 4 लिख दें, हम 4 लिख दें, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन। अब ये आयरन इधर 3 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्यों नहीं रहा है, ये 3। तो इस तरीके का समीकरण मिल गया, आयरन का 3 परमाणु और इधर 4 H2O 4 H2O और Fe3O4 वैसे ही है, और 4 हाइड्रोजन गैस के अणु। तो ये हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया। इसमें मिला सकते हैं, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो किताब में आए हुए हैं, तो हम इन प्रश्नों को हम इकट्ठा एक अलग वीडियो में देख लेंगे। अगर इन सभी पर अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपके लिए भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। अब तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया और रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। अब जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात की जाए तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे उपचयन को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड, और अपचयन को कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन, ठीक। तो इन सभी को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे पदार्थों में संयोग होता है और एक नया पदार्थ बनता है। कई पदार्थ आपस में मिलेंगे और हमें एक नया पदार्थ मिलेगा, यानी कि वो आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे पहले परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका सूत्र होता है CaO, जिसे
आम बोलचाल में बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा जल का सूत्र है H2O। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, और हमें यहाँ पर ऊष्मा मिलती है, यानी कि फ्लास्क गर्म हो जाती है जिसमें रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं और यहाँ पर एक पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोग हो रहा है इन दोनों पदार्थों का और एक नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। अब जो ये पदार्थ बना है, जो ये पदार्थ बना है इसका प्रयोग समझ लेते हैं। इस पदार्थ का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कि कहाँ इसका प्रयोग करते हैं ये भी आया किताब में, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटे ना, सब पॉइंट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है। ये कैसे मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जब आपस में हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे प्रयोग होता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है दीवारों पर सफेदी के लिए, तो ये जो है बिना बुझा हुआ चूना जब उस पर लगा दिया जाता है दीवारों पर, ठीक है, तो क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। जो वातावरण में या वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक ठोस पदार्थ बन जाता है, पपड़ी बन जाती है, और जल बनता है जो सूखकर खत्म हो जाता है और बचता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ है, तो ये चूना के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है इसका। कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया का सूत्र होता है, ठीक है, खड़िया का सूत्र, संगमरमर का सूत्र कहिए, तो इन सभी का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। तो यहाँ पर कुछ और उदाहरण पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो यहाँ पर कोयले का जब दहन किया जाता है, यानी कोयले को जलाया जाता है, तब क्या रिएक्शन होता है, यानी कि कार्बन क्या होता है, ये कोयले का चिन्ह है, कोयला कार्बन ही होता है, ठीक है। तो कार्बन यानी कि कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, चूंकि वायु में ऑक्सीजन होती है, तो वायु में जब इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो क्या है, दो पदार्थ आपस में मिले और हमें एक पदार्थ, नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाएंगे तो हमें जल मिलेगा, यानी कि दो तरह के पदार्थ आपस में मिलाया तो एक तरह का पदार्थ हमें मिला। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया हुई, ठीक है। ये तो संयोजन अभिक्रियाएं हो गई। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने पहले ही समझ लिया एक उदाहरण में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और ऊष्मा निकली, गर्मी निकली। आप देखेंगे कि जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि जल में जब कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो ये फ्लास्क गर्म हो जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसको परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं लिखने के लिए, अगर परीक्षा में आ जाए तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी कि उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। तो प्राकृतिक गैस का दहन, जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस, वो हमारी CH4 होती है, ठीक। जब इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा और हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, यानी कि ऊष्मा मिलेगी, जिसका हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है, खाना बनाने या
इसी तरीके से और कुछ। तो ये क्या हो गई, ऊर्जा, उष्मा भी क्या है, ऊर्जा ही है ना। तो ऊर्जा सिर्फ इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। तो ऊर्जा कहिए या उष्मा कहिए, अगर निकल रही है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, उष्माक्षेपी होगी। उसी तरीके से ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में रहता है और ऑक्सीजन जब उससे जाकर मिलता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जल मिलता है और इसके साथ हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये सारी चीज़ें किताब में आई हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो कूड़ेदान होता है जिसमें साग सब्जियाँ डाला जाता है, तो कुछ दिन के बाद उसमें देखेंगे जब वो थोड़ा सड़ने लगेगा, यानी कि विघटित होने लगेगा, विघटित होने मतलब सड़ना, और जब कंपोस्ट बनने लगेगा तो आप उसको टच करेंगे या हाथ में लेंगे तो गर्म रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये सब्जियां सड़ती हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उष्माक्षेपी होती है, इसीलिए वो गर्म होती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया, यानी टूटने वाली अभिक्रिया। कोई एक पदार्थ है वो टूटकर कई पदार्थ बना रहा है, वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद कोई एक पदार्थ है एक तरह का, और उसको उष्मा हमने दिया, ये फेरस सल्फेट है, और हमें फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। ठीक है, इस रिएक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये रिएक्शन कराया गया, फेरस सल्फेट को गर्मी किया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी टूटने वाली अभिक्रिया। तो जिस वियोजन अभिक्रिया में हमें उष्मा देना पड़े, यानी कि उसको गर्म करने के बाद टूटती है, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए जो वियोजन अभिक्रिया हो, तो अगर उष्मा देनी पड़े तो उसे कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट है, आप इसको उष्मा देंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, यानी कि इसको हमने गर्म किया, उष्मा दिया और टूटकर 3 नए पदार्थ बने, तो ये क्या हुआ, उष्मीय वियोजन। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये हमारा है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कली चूना कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बिना बुझे चूने का उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ये पॉइंट आया है, ध्यान में रखेंगे। अब उष्मीय वियोजन यानी कि उष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। उसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का आपने लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिले। ठीक है, इनकी एक पदार्थ हमने लिया, उसको उष्मा दिया तो उष्मीय वियोजन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है यहाँ पर निकल रही है, इसका धुआं है इस कलर का, और इसमें कौन सा पदार्थ डालकर गर्म किया गया है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हमने इसमें गर्म किया तो हमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिले। ठीक है, अब विद्युत वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कई तरह की होती है। एक तो उष्मीय वियोजन, उष्मा के द्वारा यानी कि उसको गर्म करने के द्वारा वियोजन हुआ। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो विद्युत वियोजन यानी कि जिस पदार्थ को तोड़ने के लिए, नए पदार्थ में तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता हो, बिजली की आवश्यकता हो, तो क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है। यहाँ पे हमारा जल है, इसका क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, यानी कि H2O को तोड़कर हम नए नए पदार्थ बनाएंगे। ये H2O है, गर्म कर रहा हूँ, विद्युत इसमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 रॉड हैं, किसके, ग्रेफाइट के, और उनको तारों से जोड़ दिया गया है, बैटरी के, एक प्लस से और एक माइनस से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जल का अणु है H2O है, वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल के दो अणु, यहाँ पे दो H2O दिया गया, H2O के दो अणु से हमें दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसका मतलब ज़्यादा बनेगी और ऑक्सीजन गैस कम मिलेगी, यानी कि 2 और 1 के अनुपात में बनेगी, ऑक्सीजन गैस 1 और हाइड्रोजन गैस 2। ठीक है, अगर इसका 1 लीटर प्राप्त हो रहा है तो इसका 2 लीटर प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो विद्युत वियोजन हो गया, यानी कि विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा वियोजन। अब बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन, यानी कि प्रकाश के द्वारा वियोजन, यानी कि प्रकाश के द्वारा एक पदार्थ का टूटकर कई पदार्थ बनाना। उस सबसे पहले हमने ऊष्मीय वियोजन पढ़ा, यानी कि ऊष्मा के द्वारा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा, जिसमें जल के कण को तोड़ा गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब जो है प्रकाश के द्वारा वियोजन देखेंगे, तो यहाँ पर अर्जेंटम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड की बात की जाए तो इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन गैस दो तरह के पदार्थ बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ये हमारा एक कोई पात्र है, इसमें सिल्वर क्लोराइड को रखा गया धूप में, तो क्या हुआ कि ये पहले सफ़ेद चमकीला कलर था सिल्वर क्लोराइड का, लेकिन बाद में धूसर कलर हो गया, यानी कि थोड़ा सा मटमैला कहिए या राखी कलर का हो गया। धूसर कलर मतलब राखी कलर, राख के कलर का। यही हमारा राख के कलर का जो मिल रहा है, यही हमारा क्या है, सिल्वर, और यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल जा रही है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को हमने प्रकाश दिया और सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, तो इसका मतलब ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। उसी तरीके से जिस तरीके से सिल्वर क्लोराइड, उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी प्रकाश देंगे तो यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकलेगी। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो दी गई हैं, इसका उपयोग क्या है, जो किताब में दिया है कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इनकी जो काला सफ़ेद वाला फोटोग्राफ होता है वो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ऊष्मीय वियोजन का। तो आप लोगों ने देखा ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो तीनों चीज़ें क्या हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत, ये तीनों ऊर्जा हैं। ठीक है, तीनों क्या हैं, ऊर्जा है। तो जिन अभिक्रियाओं में ये ऊर्जाएं लगती हैं अभिक्रिया को होने के लिए, यानी कि ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा सोखने वाली अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा लगे, जिस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, ये अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र NH3 और ये है जल। ये भी एक उदाहरण दिया गया था एक अभिक्रिया का, तो ये याद रख सकते हैं, आ सकता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपस में मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, उसका समीकरण लिखिए। तो इस तरीके से लिख देंगे, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि एक की जगह दूसरा जाकर फिट हो जाएगा और दूसरे को हटा देगा वहाँ से, यानी कि विस्थापित कर दे। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना और वहाँ पर खुद चले जाना। तो यहाँ पर आयरन है और कॉपर सल्फेट, इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है और कॉपर की जगह ये आयरन आ जा रहा है। देखिए
आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट हो गया, और ये कॉपर जो है अलग हो गया, यानी कि विस्थापित कर दिया आयरन ने कॉपर को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को हटा देता है। अगर पूछा जाएगा कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट जब बनता है तो आयरन कॉपर की जगह क्यों आ जाता है, तो बताएंगे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है इसलिए। तो यहाँ पर इसके प्रयोग को दिखाया गया है कि कॉपर सल्फेट का कलर हमारा कैसा होता है, नीला होता है, हल्का नीला। और जब उसमें आयरन की कील डालेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा रंग मिलेगा, ऐसा रंग हो जाएगा। ऐसा रंग किसका होता है? ऐसा रंग होता है हमारा आयरन सल्फेट का, हरा कलर। और कॉपर इसमें का क्या होगा, तो ये कील पर जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा समझ लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। तो इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा कि जिंक, नहीं ये तो आयरन था ना, यहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो जिंक भी क्या करता है, कॉपर को हटाकर उसकी जगह आ जाता है। देखिए जिंक सल्फेट हो गया और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। तो जिंक भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर कॉपर से कम अभिक्रियाशील इसमें मिलाएंगे तब ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर क्लोराइड में जब Pb यानी कि लेड कहिए या प्लम्बम कहिए, उसको मिलाएंगे तो हमें लेड क्लोराइड मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर लिखा गया कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो बेरियम क्या होगा, सोडियम की जगह चला जाएगा, और इस सोडियम यहाँ से हटेगा और ये कहाँ चला जाएगा, बेरियम की जगह। तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक दूसरी की जगह जा रहा है और दूसरा उसकी जगह चला जा रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ये आयन के रूप में निकलते हैं। ये जो बेरियम है, बेरियम +2 आयन और सोडियम यहाँ प्लस आयन के रूप में यहाँ से यहाँ जाता है। ये तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है, सोडियम सल्फेट के विलयन को इस प्रश्नली में लिया गया है और इसमें बेरियम क्लोराइड दोनों को हमने मिलाया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, ये तो सिंपल सी परिभाषा है, इसकी और भी परिभाषाएं होती हैं, सिर्फ एक ही परिभाषा नहीं है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। पहले कुछ सिंपल परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। पहले वो देख लेते हैं जो कि किताब में दी गई है। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो तभी कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर कॉपर है, इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। अगर इसमें कोई हाइड्रोजन लगा रहता और हाइड्रोजन यहाँ से निकलता तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके विपरीत इसका उल्टा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है, ठीक उसका उल्टा है, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है, तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जुड़ जा रहा है,
तो यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो इन दोनों को हमने अलग अलग देखा। तो ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें दोनों अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में होती है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमें यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया। तो इसमें से तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको तीर के माध्यम से दिखाया गया कि इसका अपचयन हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन और अपचयन, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण परिभाषा के तौर पर, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स मतलब दोनों अभिक्रिया, उपचयन अपचयन। ठीक है, जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन में मिलाएंगे तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, तो इसका मतलब कि ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, इसका मतलब कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ठीक, और हाइड्रोजन क्लोराइड है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा और जल और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल रहा है इस और मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, तो इसका मतलब कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन निकल जाने के बाद ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है। तो इसका हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, और इसका हो रहा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर कवर हुआ। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगले चैप्टर का इंतज़ार करिए। थैंक यू।